बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने 1 नवंबर और 2 नवंबर को होने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। इसमें मैंने आपको सेक्शंस भी बताने हैं, कौन से सेक्शंस याद करने हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स करनी है, कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, कौन से सेक्शंस स्किप कर सकते हैं, किस तरह से पेपर पूछा जाएगा, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हमने पीरा एक्ट के कंप्लीट एमसीक्यूज करने हैं। 10 नंबर का पेपर बने या 12 का बने, 15 का बने, पीरा एक्ट से बनना है। इसके साथ मैंने आपको रूल्स भी बताने हैं। 20% पेपर कुल मिला के रूल्स के साथ बनेगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। पीरा एक्ट एंड रूल से आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई गलती करें। यहाँ से नंबर ये आसान है, नंबर लेना भी आसान है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो आपने यही करनी है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी मेथड के साथ करना है और यही चीज़ें करनी है। यही आपके एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले एक लेक्चर डिलीवर हो चुका है जिसमें मैंने सब एक्ट्स का और उनकी इन्फोर्समेंट डेट्स बताई है, एक्ट्स नंबर का बताया है, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए एक्ट नंबर और इन्फोर्समेंट डेट ये देख लें। अब आ जाना है आपने सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को आपने याद नहीं करना। आपने जस्ट इतना याद करना है कि सेक्शन 2 की किस क्लास में कौन सी डेफिनेशन है। ये पेपर में पूछा जाता है। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स डेफिनेशन को याद करने लग जाते हैं, याद नहीं करना डेफिनेशन को। पढ़ लेना है एक दफा, लेकिन जो याद करना है, जो पेपर में आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 2A वाली डेफिनेशन करनी है, आई करनी है, OTXYZ डबल C डबल E डबल K डबल L डबल X ट्रिपल A। ये डेफिनेशंस आप देखने कुल मिला के मिलती हैं 30। ये 13 डेफिनेशंस को जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से याद करना है। उसके बाद आपने आ जाना है सेक्शन 3 पे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। सेक्शन 3 से एमसीक्यूज बन सकता है कि अथॉरिटी को कौन एस्टेब्लिश करने की पावर रखता है। उसमें वो ऑप्शन में डाल दिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने करना है। अथॉरिटी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। ये सेपरेट एमसीक्यूज है और इसका जो हेड क्वार्टर बनना है वो लाहौर बनना है। सेक्शन 3 आपका हो गया। सेक्शन 4 पे आ जाए। कंपोजिशन से डील करता है। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी में आपने टोटल मेंबर्स देखने हैं, 18 हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स देखने हैं, 4 हैं, इंक्लूडिंग 1 फीमेल। इलेक्टेड मेंबर्स 3 हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होंगे। ये एमसीक्यूज है आपका। और इनका जो पीरियड होगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स का वो होगा 3 ईयर्स। सेक्शन 4 आपका कंप्लीट है, यही एमसीक्यूज बनेंगे। सेक्शन 5 पे आ जाए। सेक्शन 5 सिलेक्शन पैनल से डील करता है। सिलेक्शन पैनल के 3 मेंबर्स होंगे। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स को और इनका काम क्या है? ये एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे पब्लिक से। किस पर्पस के लिए? इंडिपेंडेंट मेंबर्स की रिकमेंडेशन के लिए। इंडिपेंडेंट मेंबर्स की रिकमेंडेशन भेजनी है सिलेक्शन पैनल ने और इसकी फाइनल अपॉइंटमेंट करनी है गवर्नमेंट ने। ये आपने गलतियां करनी है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपका एमसीक्यूज टाइप एक दफ़ा सॉल्व हो जाए। फिर आप आ जाएंगे सेक्शन 6 पे। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन है इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स की नहीं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स के इंडिपेंडेंट मेंबर्स की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सेक्शन 6 में बताई गई है, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह अगर इनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखी जाए, तो ये आपने याद रखना है। ऐसे आपको बता देता हूँ कि ये पब्लिक सर्वेंट या इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं ये अपॉइंट नहीं हो सकते, ये एलिजिबल नहीं होंगे सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स बनने के लिए।
उसके बाद जी आप आ जाएंगे सेक्शन 7 मैंने छोड़ दिया है, 8 छोड़ दिया है, 9 छोड़ दिया है, 10 छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? ये मैं आपको ये वाले सेक्शन करवा के कुछ सेक्शन में छोड़ता जा रहा हूँ, उसको मैंने सेपरेट टॉपिक में करवाना है, इसी लेक्चर में करवाना है और आपको बताना है कि ये वाले सेक्शन किस तरह से करने हैं और वो वाले सेक्शन किस तरह से करने हैं। तो सेक्शन 11 पे मैं आ गया हूँ। इसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी एमसीक्यूज बनेगा, मे लैंड और बारो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। जो अथॉरिटी है ये एम्प्लॉय किसी और डिपार्टमेंट से हायर भी कर सकती है डेपुटेशन पे और डेपुटेशन पे भेज भी सकती है। इस लैंड और बारो का मतलब ये है। 11 हो गया। 12 पे आ जाए, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, टोटल मेंबर्स 7। आपको चेयरपर्सन का पता होना चाहिए और सेक्रेटरी का पता होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर होगा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल होगा। अच्छा जी, इसका हेडक्वार्टर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसका हेडक्वार्टर होगा रूल 3 मीटिंग। अब इसके साथ आपने मिला लेना है रूल 3 को। रूल 3 में इसकी मीटिंग का बताया गया है और इसमें मीटिंग कब होगी? 3 माह में एक दफा होना जरूरी है। कास्टिंग वोट की पावर रखता है चेयरपर्सन। कास्टिंग वोट क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ। चेयरपर्सन या अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो उसने जो जिस बंदे को अपॉइंट किया था अपनी पावर्स डेलीगेट उनकी कि वो प्रिजाइड करे बोर्ड की मीटिंग को, तो फिर वो पावर रखेगा कास्टिंग वोट की। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे जी सेक्शन 16 पे। हियरिंग ऑफिसर के साथ डील करता है, BS 17 का होगा, पास से होगा या PMS ऑफिसर होगा। इसने करना क्या है? रिप्रेजेंटेशन सुननी है या कंप्लेंट्स सुननी है। और इसके साथ आपने रूल 8 से लेकर 20 तक, ये इम्पोर्टेंट है, रूल्स 8 टू 20 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पेपर में बहुत ज्यादा रूल्स आएंगे, यहाँ से उठाएंगे। प्रोसीजर है हियरिंग ऑफिसर का जो रूल्स के साथ डील करेगा। इसी तरह से 16 से आपका यही एमसीक्यूज बनेगा और 16 के बाकी एमसीक्यूज उठाएगा वो रूल से। तो इसके साथ 16 के साथ मिला के आपने रूल्स वो बाकी पढ़ लेने हैं। फिर 17, बेसिकली ये भी 17 और 18 भी उन्हीं रूल्स के साथ मिला के पढ़े जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 17 और 18 के एमसीक्यूज बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। हियरिंग ऑफिसर के पास जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो समरी हियरिंग होगी और यहाँ पर QSO कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा हियरिंग ऑफिसर की प्रोसीडिंग पर। सेक्शन 18 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से डील करता है। इसमें आपका एमसीक्यूज बनेगा, ओथ और अफर्मेशन पे एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी और डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। डॉक्यूमेंट्स जो देने होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोसीडिंग में डिलीवर कर सकते हैं। ये आपका एमसीक्यूज है 18 का। 31 में एमसीक्यूज बनेगा जी पावर टू अरेस्ट। अब जब पावर टू अरेस्ट की बात करते हैं तो कंप्लीट लेक्चर मौजूद है जिसमें मैंने अरेस्ट को डिटेल से पढ़ाया है। तो ये सेक्शन 31 आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और अरेस्ट के जितने भी सेक्शन हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, ये सारे मिला के पढ़ेंगे तो ये अरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन सेक्शन 31 से जो आपने करना है तो अरेस्ट करने की पावर किसकी होगी? SDEO, EO, IO, ये 3 लोग हैं जो अरेस्ट कर सकते हैं, इनके पास पावर बताई गई है। अब अगर वो ऑप्शन में दे रहे क्या हियरिंग ऑफिसर या बोर्ड या डिप्टी कमिश्नर या अथॉरिटी का कोई मेंबर, क्या वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? तो उसको फिर आपने गलत लगा देना है कि ये तो SDO से बड़े हैं तो ये कैसे नहीं अरेस्ट कर सकते। तो अब अरेस्ट करने की पावर सिर्फ इन 3 लोगों के पास है, इसके अलावा कोई और अरेस्ट नहीं कर सकता। और अरेस्ट के बाकी सेक्शंस वो आप पढ़ चुके हैं, उस पे कंप्लीट लेक्चर मौजूद है CRPC का, उसको आप अगर सुनना चाहें तो दोबारा सुनिए। अब अगर सेक्शन 32 में बताया गया है जी अरेस्ट कर लिया बंदे को तो आफ्टर अरेस्ट के बाद प्रोसीजर क्या होगा? 32 के जो MCQs बनेंगे वो होगा जी
सबसे पहले एसडीओ के नॉलेज में देना है, जिसको अरेस्ट किया है उसका बताना है एसडीओ को, उसको इन्फोर्समेंट स्टेशन पे लेके आना है, एसडीओ को उसकी अरेस्ट रिपोर्ट बना के देनी है और एसडीईओ एफआईआर रजिस्टर करेगा। एसडीओ एफआईआर रजिस्टर करेगा। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके, और किसके थ्रू? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। और यही बात अगर आप रूल्स में देखें तो वहां पर बताया गया है कि थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। अब प्रिवेल एक्ट करेगा अगर ये सेक्शन मिला के पूछ लेते हैं, उसका भी जिक्र आ जाता है, रूल का भी और इसका एक्ट का भी, इस सेक्शन का भी, तो फिर ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। अगर वो सिर्फ रूल्स से पूछता है तो फिर आपने प्रोसिक्यूटर का बताना है, अगर वो एक्ट से पूछता है तो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बताना है, अगर वो दोनों इकट्ठे मिला के पूछ लेता है तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का लगाना है। अच्छा, उसके बाद जी सेक्शन 33 पे आ जाएंगे। 33 बताता है जी एप्लीकेशन ऑफ कोड। कोड का क्या मतलब है? कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसकी एप्लीकेशन वो कैसे अप्लाई होगी? होगी नहीं होगी? हाँ जी होगी। कहाँ कहाँ होगी जी? अरेस्ट पे होगी, अरेस्ट पे होगी, डिटेंशन पे होगी, सर्च पे होगी और इन्वेस्टिगेशन पे होगी। अब इसमें से एमसीक्यूज एक बनेगा कि क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल पीरअप की प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगी। और ये जो टॉपिक बताए हैं सेपरेट सेपरेट, इसके वो पूछेगा सीआरपीसी से आपसे चैप्टर। अरेस्ट का चैप्टर कौन सा है? सेक्शन तो करने हैं, लेकिन वो चैप्टर भी पूछेगा। ये पीरा का क्वेश्चन बनेगा कि अरेस्ट का चैप्टर कौन सा है। ये मैंने साथ आपको करवाता जा रहा हूँ। अरेस्ट का चैप्टर 5 है, डिटेंशन का सीआरपीसी में चैप्टर 8 है, सर्च का सीआरपीसी में चैप्टर क्या है जी? 7 है, और इन्वेस्टिगेशन का सीआरपीसी में चैप्टर 14 है। तो इस तरीके से आपने ये करना है। ये आपका, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पेपर पास करूँ। जो लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं, हाँ, वो मुझे एक दफ़ा कॉल करके बताएं कि सर आपकी वजह से हम पास हुए हैं, और इस वजह से मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो। सेक्शन 34 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 34 में प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइसेंस है। यहाँ से एमसीक्यूज निकल सकता है। एनी एग्रीव्ड पर्सन। अब ये एनी एग्रीव्ड पर्सन क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पब्लिक नॉइसेंस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो इनक्रोचमेंट की तरह ये नहीं होगा कि वहां पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन हिज ऑन मोशन या ऑन कंप्लेंट और रेफरेंस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम विसल ब्लोअर प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं कर सकेगा। यहां पर एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट लेके आएगा तो पब्लिक नॉइसेंस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा? रूल 5 को साथ मिला के पढ़ना है। रूल 5 को साथ मिला के पढ़ना है। रूल्स पर ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर रूल्स पर समझना है तो वो लेक्चर्स जरूर सुने, नहीं तो अभी शॉर्ट टाइम में इसी तरह से कर लें। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ईपीओ जारी करना है। ईपीओ में 15 डेज का टाइम होगा कि कंप्लाई विद कर लो, पब्लिक नॉइसेंस को रिमूव कर लो। अगर पब्लिक नॉइसेंस रिमूव हो जाती है तो ठीक है, साथ में इसके पास ऑप्शन होगा कि 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन फाइल कर ले। ये भी नहीं करता तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने करवानी है इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने क्या करवानी है? इन्फोर्समेंट, पब्लिक नॉइसेंस, इंक्रोचमेंट, मूवेबल और इमूवेबल। इनको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ यही है कि चीजों को मिक्स ना करें, इनको सेपरेट करना है। पढ़ने के बावजूद भी फिर पेपर में गलतियां कर लेते हैं स्टूडेंट। सेक्शन 35 पब्लिक नॉइसेंस को आगे लेके जा रहे हैं। एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर है कि वो क्या जारी करे? ईपीओ। कब? जब पब्लिक नॉइसेंस की बात हो रही हो तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ईपीओ जारी करना है। इतनी बात याद रखनी है। सेक्शन याद रखना है यहाँ पे। सेक्शन 36 एक्शन बाय एचओ।
एक्शन बाय ईओ सेक्शन 35, एक्शन बाय एचओ हियरिंग ऑफिसर, इसने नोटिस इशू करना है और इसकी पावर है हियरिंग ऑफिसर की कि ये कैंसिल कर सकता है ईपीओ को, मॉडिफाई कर सकता है ईपीओ को, या इसको कन्वर्ट कर सकता है एब्सोल्यूट ऑर्डर में। ये हियरिंग ऑफिसर की पावर है। आपको शॉर्ट शॉर्ट करवा रहा हूं, जो एमसीक्यूज बनने हैं वही चीजें करवा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ गया जी सेक्शन 37। अब हमारा पब्लिक नॉलेज यहां तक कंप्लीट हो गया, 36 तक। आगे 37 में बता दिया गया है इंक्रोचमेंट के बारे में कि ये प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते, वेदर मूवेबल और इमूवेबल जो भी हो। अब 38 में उसने पहले बता दिया है मूवेबल इंक्रोचमेंट की रिमूवल का प्रोसीजर। 38 को रूल 6 के साथ मिला के पढ़ना है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। अच्छा जी, enforcement officer on his own motion or complaint or reference or information from whistleblower, ये कोई भी प्रोसीजर हो सकता है। जैसे यहां पे है मूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो ऑन हिज ऑन मोशन का मतलब ये है कि कोई कंप्लेंट नहीं आई, वो खुद से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। लेकिन ये तरीकाकार, ये पावर इसके पास पब्लिक नॉइजेंस के मैटर में नहीं है। ये बात ना किसी नोट्स में लिखी होगी, ना कोई आपको किसी ने बताया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, रूल 6 को मिला के पढ़ना है। 3 डेज का नोटिस, शोकाज नोटिस जारी करेगा और या रिमूवल ऑर्डर जारी करेगा। इसमें वार्निंग टाइम होगा 3 दिन के अंदर ये रिमूव कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर टेक एनी एक्शन। अब वो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की पावर है कि वो क्या करे, इसको इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाए, एफआईआर रजिस्टर करे, प्रीमिसेस को सील करे, आर्टिकल्स को कन्फिस्केट करे, ये सारी पावर्स हैं जैसे वो कोई भी एक्शन ले सकता है। सेक्शन 39 पे आ रहे हैं, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट। ये मूवेबल थी, अब ये इमूवेबल है। अब ये इन सारी चीजों को आपने डिफरेंट एंगल से देखना है कि ये सारी चीजें एक जैसी नहीं है, इनमें जो डिफरेंस है वही पेपर में आ जाएगा। इमूवेबल इंक्रोचमेंट में हियरिंग ऑफिसर रिपोर्ट तलब करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर से। हियरिंग ऑफिसर सुनेगा इसको और रिपोर्ट जाएगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और रिपोर्ट जाएगी थ्रू एसडीईओ। ये बातें याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है। ये आपके नोट्स में ये चीजें मेरे ख्याल में नहीं होंगी, इनको नोट कर लेना है। रिपोर्ट देनी है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने, देनी है हियरिंग ऑफिसर को, और जानी है एसडीओ के थ्रू। हियरिंग ऑफिसर 15 डेज का टाइम देगा कि इमूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव कर लो, और ये होगा रिमूवल ऑर्डर। अगर नहीं रिमूव करता तो फिर तो एसडीओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर उस पर क्या करवाएगा, इन्फोर्समेंट करवाएगा। इसके साथ भी रूल मैंने आपको बता दिया, साथ में रूल 7 है 39 के साथ। अब आ जाएंगे आप सेक्शन 44 पे। जो सेक्शन छोड़ रहा हूं वो सेपरेट बताऊंगा। सेक्शन 44 है ऑफेंसेस। ऑफेंसेस में आपने उनको एक दफा पढ़ लेना है कि उनमें ऑफेंसेस क्या है। कोई अथॉरिटी का ऑर्डर है, ओबे नहीं किया, ईपीओ को ओबे नहीं किया, या नोटिस रिसीव करने से इनकार कर दिया, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए, कोई भी उनमें से हो सकता है, तो उसमें मेन चीज है पनिशमेंट बताई गई है। इसमें अप टू 6 मंथ है, अप टू 6 मंथ, और एक्सटेंड टू का मतलब होता है कि 1 दिन से लेके मैक्सिमम पनिशमेंट बताई जाती है अप टू 6 माह तक। चाहे 1 दिन दे दे, चाहे 6 माह दे दे, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और फाइन 1 रुपया, 1 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक, जितना भी जुर्माना कर सकता है। अच्छा, 46। अब मैंने 45 छोड़ दिया, वो फिर बताऊंगा क्यों छोड़ा है। पर्सोनेटिंग अ मेंबर और एम्प्लॉय। अब ये पर्सोनेटिंग अ मेंबर और एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब? पर्सोनेटिंग अ मेंबर और एम्प्लॉय का मतलब ये है कि एक शख्स अभी
वो बना नहीं है अथॉरिटी का मेंबर, या वो है ही नहीं, कभी वो बनेगा ही नहीं, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को बताता है, पर्सोनेट करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं कोई अथॉरिटी का एम्प्लॉय हूं, पीरा फोर्स का मेंबर हूं। कोई भी अपने आप को ऑफिशियल बताता है तो इसको कहेंगे पर्सोनेटिंग। अगर वो इस तरह का कोई भी बंदा करता है, पर्सोनेट करता है, तो उसको सजा दी जाएगी पीपीसी के सेक्शन 170 के तहत, 170 पाकिस्तान पीनल कोड का। पर्सोनेटिंग आपको समझ आ गई है। अब सेक्शन 47 लिखेंगे, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अब ये सजा अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉय है, वो अपनी पावर्स का मिस यूज करता है, किसी को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करता, विदाउट वारंट किसी के घर में, किसी प्रीमिसेस में एंटर हो जाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो अपनी हम कहेंगे कि उसने अपनी पावर्स का मिस यूज किया, और इसकी सजा है अप टू 6 मंथ, और फाइन है इसका 1 लाख रुपए तक। यहाँ पर 3 लाख रुपए है, यहाँ पर 1 लाख रुपए है, ये डिफरेंस याद रख। सेक्शन 49 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये पेपर में आ चुका है पहले। कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे तमाम ऑफेंस, और नॉन पेबल होंगे, और इसका जो ट्रायल करेगा वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा। ये अमेंडमेंट आ चुकी है, ये अमेंडमेंट आ चुकी है, ये सेक्शन 14A अमेंड हो चुका है। अब हमने ये देखना है कि अगर वो अमेंडमेंट का रेफरेंस दे के पूछे तो फिर 14A रॉन्ग आंसर होगा। अगर वो अमेंडमेंट का रेफरेंस नहीं देता, सेक्शन 49 से डायरेक्ट पूछता है, तो फिर आपने 14A लगाना है, क्योंकि पेपर बन चुका है, इसके बाद ही अमेंडमेंट हुई है, तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि इसका ये राइट आंसर 14A बनेगा, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि 14A जो है ये अमेंड हो चुका है। अब इसके आम मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, वो इसका ट्रायल करेंगे। सेक्शन 50 है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इसको थोड़ा सा समझ लें। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये है कि सिविल कोर्ट कोई स्टे नहीं दे सकती किसी भी प्रोसीडिंग पे। अब कोई इंक्रोचमेंट को रिमूव करना है या पब्लिक नुइसेंस को, और जो ऑफेंडर है वो भाग के जाता है सिविल कोर्ट से, स्टे ले लेता है, जी मैंने स्टे ले लिया है, तो अब इसमें पीरा फोर्स जो है ये इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बार लगा दी ज्यूरिसडिक्शन पे कि किसी और कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं है सिवाय कोर्ट के। अब कोर्ट डेफिनेशन क्लास में चले गए आप, तो डेफिनेशन क्लास में आपको मिलेगा कि कोर्ट का मतलब है जी सेशन और एडिशनल सेशन जज। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये कोई रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं जब अपील की सूरत में जाएं, या किसी भी ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करना हो, तो सेशन जज के पास और एडिशनल सेशन जज के पास जा सकते हैं। ये कोर्ट है, किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। सेक्शन 51 रिप्रेजेंटेशन से डील करता है। रिप्रेजेंटेशन, एनी ऑफेंडर, ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। एनी ऑफेंडर एग्रीव्ड पर्सन, ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, और फाइल किसके पास करेंगे? हियरिंग ऑफिसर के पास करेंगे। कितने दिन में करनी होती है? 30 दिन के अंदर करनी होती है, और हियरिंग ऑफिसर ने डिसाइड करना होता है 60 डेज में। सेक्शन 52 है जी अपील। अपील अब आपने देखना है कि किसके फैसले के खिलाफ होगी? हियरिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ होगी। 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट अपील, 2 अपील हैं इसमें। फर्स्ट अपील कमिश्नर के पास, इसने 45 दिन के अंदर फैसला करना है। सेकंड अपील होगी कोर्ट। अब कोर्ट को डिफाइन कर दिया गया है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, और 90 दिन के अंदर कोर्ट ने अपील का फैसला करना है। अब एक सेक्शन और है, ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने लिखा था जी सेक्शन 53 रिड्रेसल ग्रीवेंस कमिश्नर। रिड्रेसल ग्रीवेंस कमिश्नर जो है ये अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। इनका काम क्या होगा? अथॉरिटी का एम्प्लॉय, उसके अगेंस्ट जब कोई कंप्लेंट आएगी और उसकी जो इंक्वायरी होगी, तो वो रिड्रेसल ग्रीवेंस कमिश्नर करेगा। अगर ये नहीं अपॉइंट किया गया तो फिर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड करेगा। ये आपके एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।
तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ये करते हैं इंशाल्लाह। आपका पेपर देखते हैं जी कौन सा एमसीक्यू स्किप होता है आपका पीरियड से। अब देखेंगे सेक्शन 57 को। सेक्शन 57 डील करता है असिस्टेंस टू अथॉरिटी। अथॉरिटी को असिस्टेंस चाहिए। अथॉरिटी कौन है? अगर आप अथॉरिटी का वर्ड आप जब आपके सामने आएगा तो आप उसकी कंपोजिशन में जाएंगे। वो सारे लोग जो अथॉरिटी की कंपोजिशन में शामिल हैं वो अथॉरिटी है। वो सारे मिलेंगे तो अथॉरिटी बनेगी। अब उस अथॉरिटी को असिस्टेंस चाहिए तो सेक्शन 57 ने कहा कि ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज, बाकी जितनी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पंजाब पुलिस है, इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन है, ये जितने भी लोग हैं ये असिस्ट करेंगे, एड करेंगे किसको? अथॉरिटी को। अथॉरिटी को असिस्ट करना है, अथॉरिटी को एड देनी है, और ये देने वाले ये सारे लोग बाउंड है अंडर सेक्शन 57 कि ये अथॉरिटी को असिस्ट करें, एड करें, जो ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करें। 57 के बाद मैं आया हूँ 64 पे। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसमें आपने चंद बातें याद रखनी है। इसको डिटरमिन करता है हियरिंग ऑफिसर। डिटरमिन कौन करता है? हियरिंग ऑफिसर। रिपोर्ट कौन देता है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर। रिपोर्ट को सर्टिफाई कौन करता है? एसडी। यही एमसीक्यूज बनेंगे ना, यहाँ से ही आना है ना। जो सेक्शन में लिखा है पेपर मुश्किल बनाए, आसान बनाए, जिस तरह का भी बनाए, यहाँ से उठाएगा। और ये हमारे सिर्फ बुक में लिखा है, नोट्सों में ये नहीं। अच्छा रिपोर्ट को सर्टिफाई करेगा एसडीओ और डिटरमिन करेगा एचओ, और 15 डेज में जब ऑर्डर हो जाएगा तो ऑर्डर में 15 दिन का टाइम होगा कि इसको क्या करना है, इसकी रिकवरी देनी है इलीगल अक्युपायर ने। इसने इलीगल अक्युपायर ने इसकी रिकवरी देनी है। फर्दर टाइम इलीगल अक्युपायर की ऑफेंडर की रिक्वेस्ट पर मजीद 15 दिन का टाइम बढ़ाया जा सकता है। अगर वो फिर भी नहीं देता तो फिर क्या होगा? अब उसकी जो आर्टिकल्स हैं, जो कुछ सीज की गई थी, उसकी ऑक्शन कर देंगे। ऑक्शन को पढ़ना है तो रूल 20 को पढ़ें, या फिर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये है रिकवरी का प्रोसेस जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में बताया गया है, फिर वही अडॉप्ट किया जाएगा, उस तरीके से ले लेंगे। सेक्शन 65 को देखेंगे, इसके साथ पढ़ेंगे रूल 21। 65 के साथ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये रिकवर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हर जगह पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर आया, एक जगह पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया। 65 को रूल 21 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 68, इसके साथ पढ़ेंगे रूल 18 को, 18 को। रेंट डिसाइडेड बाय हियरिंग ऑफिसर, और ये रिकवर होगा बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इतना याद रखना है। 68 रेंट, रेंट से रिलेटेड है, इसकी रिकवरी करनी है, और ये डिसाइड करेगा रेंट को एचओ, और रिकवर करेगा ईओ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 71। इसमें भी अमेंडमेंट आई है। बजट बनाने की पावर थी अथॉरिटी के पास, या ये जिसको अथोराइज या अथोराइज्ड ऑफिसर, फिर अमेंडमेंट आ गई कि ये पावर मिल गई अब डीजी को। अब ये आपने पेपर देख लेना है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पेपर पहले का बना हुआ है तो फिर बजट की पावर अथॉरिटी के पास है। अगर पेपर अब बना है अमेंडमेंट के बाद तो फिर बजट की पावर बनाने की डीजी के पास। सेक्शन 74 पे आ जाएंगे। 74 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताया गया है कि अथॉरिटी अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है अपने किसी एम्प्लॉय को। याद रखना है। 75 में बताया गया है कि अंडर सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताई गई है, अथॉरिटी के एम्प्लॉयज भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन लिखाएंगे। सेक्शन 78
78 गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। रूल्स बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास है और रेगुलेशंस बनाने की पावर अंडर सेक्शन 79 अथॉरिटी के पास है। अब जो सेक्शन मैंने आपको नहीं करवाए, छोड़ दिए हैं, वो क्यों छुड़वाए हैं, जरा उनके बारे में बात सुने। ये वो सेक्शंस हैं जिनको आपने सेक्शन भी याद रखना है और सेक्शन के अंदर की बात भी याद रखनी है, और अंदर की जो बात लिखी हुई थी वो मैंने आपको इन सारे सेक्शंस के बता दिए। अब जो सेक्शन रह गए हैं मैं यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम सेव करना है, जितना टाइम बचेगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूंगा। जो सेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे उन सेक्शन को आपने बाय हेडिंग सेक्शन याद रखना है, उसकी सिर्फ हेडिंग याद रखनी है कि ये सेक्शन जो है इसकी हेडिंग में ये लिखा है। अगर वो याद कर लें उनको सेपरेट करके और ये याद कर लें तो पीरा एक्ट एंड रूल से आपका एक भी एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होगा, ना स्किप होगा इंशाल्लाह। तो पीरा एक्ट एंड रूल्स पे अपनी 100% कमांड रखें। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि मेरे पास कितना टाइम बचता है और मेरी सीहत कितना इजाज़त देती है कि मैं नेक्स्ट आपके लिए कितनी देर का लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ और क्या क्या मैं मज़ीद आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको वो करवा दूँ कि आपका पेपर पास हो जाए, और इंशाल्लाह अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं आपका पेपर एंड तक आपको लेके जाऊंगा जहां तक मैं कर सकता हूँ। मैं आपका साथ दूंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करनी थी, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि उनका पेपर 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को है, सैटरडे को है या संडे को है। मुझे ज़रा ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अगर संडे को है तो फिर मैं कितना टाइम मुझे मिल सकता है कि मैं मज़ीद जो है इसको आगे लेके जाऊँ, आपको आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ। तो ये आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है कि आपका फर्स्ट डे पेपर है या सेकंड डे पेपर है। और मज़ीद ये भी है कि अभी हाई कोर्ट की पिटीशन भी पेंडिंग है, उसका डिसीजन भी होना है 31 को। तो वो देखते हैं कि उसका भी क्या होता है। तो पढ़ना तो है, हम पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उसको भी देखते हैं, टाइम मिल जाता है तो फिर तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊंगा, फिर तो मैंने आपको 90 मार्क्स से प्लस आपको आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। अगर टाइम मिल जाता है, तो नहीं मिलता तो फिर ये है कि चलें पेपर पास हो और कंपटीशन में इन रहे। ये मुझे ज़रूर बताना है कि पेपर कब है, आपका फर्स्ट डे में है या सेकंड।